रतन मटका इतना पॉपुलर हुआ कि मुंबई के हर मिल एरिया में, परेल, लालबाग, कालबा देवी, हर गली में बुकीज के छोटे छोटे ऑफिसेस खुल गए। चार्ट्स, टाइम टेबल्स, स्लिप्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। रिटर्न्स कितने थे पता है? 25 पैसे की बेट पर 2 रुपए 25 पैसे से भी ज्यादा। और अगर आपके तीनों नंबर्स एग्जैक्ट मैच हो जाएं, तो 1 रुपए पर 900 रुपए तक। इमेजिन कीजिए, एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 5 रुपए है, उसके 1 रुपए पर 900 का रिटर्न। ये नशे से भी बड़ा नशा था। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा था? घर बर्बाद हो रहे थे, लोग कर्ज में डूब रहे थे, लोग उधार लेकर गैम्बलिंग कर रहे थे, और जब रिकवरी नहीं हो पाती थी तो वायलेंट रिकवरी की कहानियां सामने आती थी। कई लोगों की हत्याएं तक हो गईं। लेकिन रतन खत्री वो पावरफुल होते जा रहे थे। 1970 तक डेली टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंच गया था। 1985 से 1990 के बीच मंथली टर्नओवर हो गया 500 करोड़ से ज्यादा। और रतन खत्री का लुक भी सिग्नेचर बन गया था। एक स्पॉटलेस व्हाइट कुर्ता पजामा, सिर पर एक स्कार्फ, बिल्कुल जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का लुक था। बॉम्बे के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रतन खत्री के थ्रू मटका में पैसे लगाते थे। पॉलिटिशियंस उनके दोस्त थे, पुलिस उनकी जेब में थी। कोई भी केस फाइल होता, एक फोन कॉल पर खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट क्या है? रतन खत्री की एक रॉबिनहुड इमेज बन गई थी। जी हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, जरूरतमंद लोग, हर कोई उनके पास मदद मांगने आता और रतन खत्री बिना सोचे मदद कर देते। और ये पैसा कहां से आता? वही गैम्बलिंग का पैसा। 1975 में फिरोज खान की एक मूवी आई, धर्मात्मा। बताया जाता है कि इसका मेन कैरेक्टर रतन खत्री से इंस्पायर्ड था। एक गैम्बलिंग डॉन जो रशलेस भी है और फैमिली ओरिएंटेड भी, जो पावर ब्रोकर भी है और इमोशनल भी। और यहीं से रतन खत्री को मिला वो टाइटल जिसने उन्हें अमर कर दिया, मटका किंग। लेकिन फिर आया साल 1975 और देश में लगा इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग और गैम्बलिंग नेटवर्क्स पर जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया। रतन खत्री पर भी सरकार की नजर पड़ी और उन्हें 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रतन खत्री जेल में थे, लेकिन उनका बिजनेस बाहर बिना किसी रुकावट के चलता रहा। पूरे देश में मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हर जगह बेटिंग चलती रही। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट और यूएस से भी बेट्स आती थी। ये उनका नेटवर्क की ताकत थी। इसी दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी अपने पीक पर था। हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, अब्दुल शेर खान, ये सारे डन्स गोल्ड स्मगलिंग में थे। और मटका डन्स वो अंडरवर्ल्ड के लिए रिक्रूटमेंट ग्राउंड और रेडी कैश का सोर्स बन चुके थे। 1970 में करीम लाला ने मुंबई को अलग अलग डन्स के बीच बांट दिया था ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज बिना कॉन्फ्लिक्ट के चल सकें। जब रतन खत्री 19 महीने बाद जेल से बाहर आए तो उनकी इमेज एक ऐसे आदमी की बन चुकी थी जो सरकार के सामने भी नहीं झुकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो मोमेंट था जहां से उनका साम्राज्य धीरे धीरे क्रैक होने लगा। 19 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। नई जनरेशन के बुकीज उभर चुके थे, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल गई थी, पुलिस प्रेशर था। रतन खत्री की मोनोपोली अब उतनी मजबूत नहीं रही। और फिर आया 1990 का दशक, मटका का असली अंत। मुंबई पुलिस को रियलाइज हुआ कि गैम्बलिंग का ये पैसा अंडरवर्ल्ड गैंग्स तक पहुंच रहा है। हथियार खरीदे जा रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज फंडेड हो रही हैं। और तब मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट एक्टिव हुई। नाम सुनिए, दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर। ये तीनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स माने जाते थे। 1995 में मुंबई पुलिस ने मटका डेंस पर मैसिव क्रैकडाउन किया। डीलर्स, बुकीज, सबको गिरफ्तार किया गया। कई डीलर्स मुंबई छोड़कर गुजरात और राजस्थान भाग गए। रतन खत्री, उन्होंने 1993 में ही एक्टिव बेटिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। एक फैमिली वेकेशन के दौरान उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया था। यही रियलिटी चेक था जिसने उन्हें रोक दिया। बताया जाता है कि रतन खत्री ने कभी माफिया से हाथ नहीं मिलाया, बाकी ऑपरेटर्स की तरह। उन्होंने अपनी जिंदगी तारदेव की नवजीवन सोसाइटी में सिंपल तरीके से जी। लेकिन उम्र साथ नहीं देती। 2001 में पैरालिसिस अटैक आया, फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ और आखिरकार 9 मई 2020 को 88 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। मटका किंग का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कल्याण जी भगत के साम्राज्य का अंत और भी ज्यादा मिस्टीरियस था। कल्याण जी की मौत के बाद उनके बेटे सुरेश भगत ने बिजनेस संभाला, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 13 जून 2008 को सुरेश भगत और 5 अन्य लोग अलीबाग से पेन रोड पर एक स्कॉर्पियो में जा रहे थे। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, सबकी मौके पर मौत। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। क्या आप इस केस की डिटेल स्टोरी जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, मटका सिस्टम खत्म हो गया। 1995 तक मुंबई में 2000 से ज्यादा बुकीज थे। फिर ये नंबर गिरकर 300 रह गया और धीरे धीरे ऑफलाइन मटका पूरी तरह से डेड हो गया। लेकिन क्या गैम्बलिंग रुकी? बिल्कुल नहीं। बचे खुचे ऑपरेटर्स ने नए रूट्स अपनाए। लॉटरी सिस्टम, झटपट लॉटरीज, स्टेट रन लॉटरीज, क्रिकेट बेटिंग और
फिर ऑनलाइन माइग्रेशन। आज जब आप इंटरनेट पर देखेंगे हजारों वेबसाइट्स मिलेंगी। फास्टेस्ट मटका रिजल्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट मटका साइट, हेल्पलाइन नंबर्स, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 8,400 से ज्यादा इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत 4,900 से ज्यादा स्पेसिफिक वेबसाइट्स ब्लॉक की गई हैं। लेकिन ये गेम अभी भी चल रहा है, बस फॉर्म बदल गया है। अब सवाल आता है आपसे, आजादी से पहले शुरू हुआ आंकड़ा जुगार, फिर बना मटका, फिर वर्ली मटका, फिर रतन मटका और अब ऑनलाइन एप्स। ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि गैम्बलिंग, सट्टा, मटका, ये किसी भी फॉर्म में हो, आपका पैसा बर्बाद करते हैं। ये एक ऐसा लालच है जो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी को पल भर में खत्म कर देता है। कितने ही लोगों के घर बिक गए, कितने ही लोगों के कत्ल हो गए, कितने ही परिवार उजड़ गए इस मटका गैम्बलिंग की वजह से। रतन खत्री ने 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों के टूटे हुए सपने थे। तो अगली बार जब आपको कोई फास्टेस्ट रिजल्ट वाली वेबसाइट दिखे तो याद रखिएगा, इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जिसमें खून भी है, आंसू भी हैं और बर्बादी भी।